नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपन आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अपन पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जिसके अंदर क्या है कि अपन ने पार्ट वन पढ़ लिया था न्यूट्रिशन, और पार्ट टू भी पढ़ लिया था। उसके बाद पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या आएगा ट्रांसपोर्टेशन। और पार्ट टू के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन या श्वसन पढ़ लिया था। उसके बाद दोनों भी वीडियो की अगर पार्ट वन देखना है तो यहाँ पर पार्ट वन और पार्ट टू देखना है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके वो देख लेना आप। और अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि जो लाइफ प्रोसेस है उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन या वहन। अब ट्रांसपोर्टेशन या वहन क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वहन की आवश्यकता क्यों है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उनको अलग अलग पार्ट में अंदर कोशिकाएं प्रेजेंट है। उनको जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो उनको अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए क्या है कि पहुंचाने के लिए परिवहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि एक वहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ पर उसको वहां पहुंचाए, तो वहां पहुंचाने के लिए क्या है कि उसको यहाँ से उठाकर वहां ले जाना पड़ेगा, या फिर उसको परिवहन करना पड़ेगा। तो तभी परिवहन होगा, तभी तो पहुंचेगी। ऐसे ही कोशिकाओं के लिए जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है, वो क्या है परिवहन के द्वारा सभी कोशिकाओं पहुंचता है। मतलब कि परिवहन के द्वारा ही वो क्या है ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए अपन जरूरत किसकी पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की या वहन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या एक अलग से तंत्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? परिवहन या वहन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले क्या है? वहन की आवश्यकता क्यों है? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज इत्यादि की निरंतर आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है कि नहीं होती? होती है, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके बाद क्या है? साथ ही कोशिकाओं के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट पदार्थों को निरंतर बाहर निकालने के लिए भी क्या होती है? अब शरीर का कोई कार्य होगा, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उनको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालना जरूरी है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, उसको बाहर निकालना क्या जरूरी है? जैसे कोई भी कार्य करते हो वहां पर अपशिष्ट पदार्थ तो बनता ही है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे ही क्या है कि शरीर के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको भी क्या है? बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे क्या है? पेड़ पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको कौन निकालता है? फ्लोएम निकालता है। वो तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद ये पढ़ ही लिया। उसके बाद आगे क्या है कि इन दो प्रकार के कार्यों का संपादन हेतु जीवों में परिवहन तंत्र की विकसित होता है। कौन से दो प्रकार जो भी पढ़े थे, इन दो प्रकार के कारण क्या है? परिवहन तंत्र की अपन को क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है? मानव में वहन की आवश्यकता क्यों? हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य रुधिर करता है। हमारे शरीर में जो भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन कौन करता है? मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है, ब्लड करता है। कौन करता है? ह्यूमन के अंदर कौन करता है? ब्लड। उसके बाद क्या है? रुधिर एक तरल संयोजक है। अब तरल का मतलब रुधिर क्या होता है? जो ब्लड होता है वो तरलित होता है। उसके बाद क्या? संयोजक। ये क्या है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ता है। तो ये क्या है कि संयोज, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? संयोजी उत्तक या संयोग उत्तक, मतलब संयोग करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? तरल संयोजी उत्तक। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या है? जो रक्त के अवयव, रक्त किन किन से मिलकर बना होता है? इसके बाद क्या है? रक्त किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो प्लेज्मा, जो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या प्लेज्मा बोलते हैं। उसके बाद क्या है? रक्त कोशिकाएं या ब्लड कार्पसल्स, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसल्स या रक्त कोशिकाएं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग होता है, जिसमें रक्त कोशिकाएं डूबी होती है। इसमें क्या है? रक्त का तरल भाग होता है, जिसके अंदर क्या रक्त कोशिका क्या होती है? डूबी होती है। अब रक्त कोशिकाएं जो रक्त कोशिकाएं उनको छान कर निकाल लिया जाए, उसके बाद क्या बचेगा? तरल भाग ही तो बचेगा। और वो तरल भाग वही तो क्या है? वही तो प्लाज्मा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको छान कर निकाल लिया, उस निकालने के बाद जो तरल भाग बचेगा वो तरल भाग है, तो क्या है? प्लाज्मा है। इसमें यही तो लिखा हुआ है कि यह रक्त का कुछ तरल भाग है जिसमें रक्त कोशिकाएं डूबी होती हैं। और रक्त में एक कितनी परसेंट होता है? 55%। ये प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो 45 क्या होता है? जो ब्लड कार्पसल्स है ना, वो क्या होती है? 45 होती है। ठीक है। उसके बाद है ब्लड कार्पसल्स। रक्त में मौजूद सेल को रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जो रक्त के अंदर मौजूद जो कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या है? ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड कार्पसल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका या श्वेत रक्त कणिका या पट्टिकाणु। और इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है। उसके बाद रक्त में मैंने बताया था 45% भाग किसका होता है? ब्लड कार्पसल्स का होता है। ठीक, ये पढ़ लिया कौन कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स।
उसके बाद विभिन्न कोशिकाओं में तक विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। मैंने बता दिया ह्यूमन के अंदर परिवहन के अंदर मतलब परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है या रक्त करता है। उसके बाद क्या है? साथ ही कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये जहरीली चीजें हैं, मतलब ये क्या है कि अपशिष्ट चीजें हैं। इनको बाहर निकालने के लिए मदद कौन करता है? ब्लड ही तो करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन कर रहा है? जो ट्रांसपोर्ट का वर्क है वो कौन कर रहा है? ब्लड ही तो कर रहा है। इसलिए क्या है कि इनको बाहर भी कौन निकालेगा? ब्लड ही निकालेगा। और लवण और हार्मोन जैसी महत्वपूर्ण पदार्थ है, उनको परिवहन कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसलिए क्या है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ब्लड ही है। उसके बाद हमारे शरीर में रक्त की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो मतलब कि रक्त की गति बढ़ाने के लिए, मतलब रक्त की गति बढ़ाने के लिए किसकी उपयोग, मतलब किसकी आवश्यकता होती है? पंप की आवश्यकता होती है। और हमारा हृदय एक पंप की तरह ही कार्य करता है। जो हमारा हार्ट है ना, वो एक पंप की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि वो कभी एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार शीतलीन होता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने के और ले आने के लिए नलियों में एक विशिष्ट तंत्र होता है। जैसे मान लो कि विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा। ऐसे थोड़ी है कि भाई डायरेक्ट फेंकेगा तो नहीं ना, वो तो एक तंत्र बना होगा। जैसे नलियों के अंदर जैसे कोई पानी है और नलियों के अंदर बहता है, ऐसे ही क्या है कि खून है ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। नलियों को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो इनमें भी क्या है? ब्लड वेसल के अंदर बहेगा। अर्थात हमारे शरीर में रक्त नलियों के अंदर प्रभावित होता है, मैंने ये बताई दी है। उसके बाद क्या है? रक्त की इन नलियों को क्या बोलते हैं? रुधिरवाहिका या ब्लड वेसल्स, जो मैंने अभी बताई दिए है आपको। इनको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स या रुधिरवाहिकाएं। ठीक है। उसके बाद रुधिरवाहिकाएं दो प्रकार की होती है, आर्टरी और वेन। रुधिरवाहिका कितनी जो ब्लड वेसल्स है वो कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, आर्टरी और वेन, धमनी और सीरा। आर्टरी और वेन, धमनी और सीरा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टरी। हृदय से विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करती है? आर्टरी। जो हृदय से विभिन्न भागों तक रक्त, हृदय से मतलब हार्ट से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? आर्टरी। और वेन क्या करती है? विभिन्न भागों से हार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? वेन। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? आर्टरी। हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? धमनी या आर्टरी। उसके बाद सीरा क्या करती है? विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने कार्य कौन? रक्त मतलब विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का, रक्त को पहुंचाने कार्य कौन करती है? सीधा, या इसको क्या बोलेंगे? वेन। ठीक है। उसके बाद हमारा पंप है, उसे क्या बोलते हैं? हृदय। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम के आसपास होता है। किसका? हार्ट का। उसके बाद हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, एक तो बायां अलिंद और एक दायां अलिंद। एक तो बायां अलिंद और एक दायां अलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। अलिंद और निलय होते हैं, पर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल और एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकल, और राइट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। उसके और कितने कोस्टम, कितने चेंबर में बटा होता है? 4 चेंबर में बटा होता है। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। ठीक है। उसके बाद पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में क्या है कि 4 चेंबर रहता है। उसके बाद जलस्थल या बहुत से सरीसृप जो जमीन पर चलने वाले जीव होते हैं, उनके जंतुओं में 3 कोष्ठिका, मतलब 3 चेंबर में बटा होता है हार्ट। उसके बाद मछली क्या है? मछली का हार्ट है वो केवल 2 चेंबर में बटा हुआ होता है। उसके बाद अगला है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कब होएगा? जैसे मान लो कि जो ब्लड वेसल्स थी उनके अंदर क्या है कि दाब उत्पन्न होगा। तो दाब कब लगेगा? जब उसके जो मतलब कोई भित्ति है उसके विपरीत दाब लगे, तभी तो क्या लगेगा? दाब लगेगा। दाब लगेगा तो क्या है? दाब लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर या दाब। उसके बाद क्या? रुधिर द्वारा रुधिरवाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध दो दाब लगता है, उसे क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद यह दाब शिराओं के अपेक्षा धमनियों में क्या होता है? अधिक होता है। अब धमनियों में अधिक क्यों होता है? क्योंकि धमनियों का कार्य क्या है? हार्ट से सभी अंगों तक पहुंचाना। तो हार्ट जब मतलब कि सिकुड़ेगा तब तो, जैसे मान लो बोतल के अंदर पानी है, पानी को उसको सिकुड़ेंगे तो एकदम से बाहर जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे क्या है कि कोई चीज, जैसे मान लो कि धमनी है, उसके अंदर जो हार्ट पंप करेगा तब धमनी से मतलब सभी अंगों तक पहुंचेगा रक्त। तो सभी अंगों तक पहुंचेगा तो वो सब जब सिकुड़ेगी तो एकदम से प्रेशर के साथ जाएगा। प्रेशर को तो क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो अब
दाब किस में है, रक्त में है, तो इसको क्या बोल देंगे, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद यह दाब शिराओं में अपेक्षा धमनियों में क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट पंप करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, धमनियां सभी पार्ट तक लेके जाएंगी, और उसके बाद सभी पार्ट से हार्ट तक कौन लेके जाएगा, शिरा लेके आएगी। ठीक है, उसके बाद निलय प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, मतलब कि सिकुड़ना। उसके बाद अनुशीतलन का मतलब फैलना होता है। निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर का दाब क्या कहलाता है, अनुशीतलन या डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 ब्लड का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 बाई मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर या मिलीमीटर पारा। ये मिलीमीटर क्या है, इसकी ब्लड को मापने क्या है, इकाई है। मिलीमीटर पारा क्या है, ब्लड को मापने की इकाई है। उसके बाद क्या, सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 मिलीमीटर कॉलम का मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर। ठीक है, उसके बाद स्पाइगोमेनोमीटर नामक यंत्र द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। इसके बारे में अलग से डिटेल में वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना। इसमें क्या है कि आपको स्पाइगोमेनोमीटर जो डॉक्टर उपयोग करता है वो क्यों करता है, और ये 120/80 का जो 120/80 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इस मतलब कि पूरा मैंने इस वीडियो में समझाया गया है, तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये यंत्र मतलब ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है, स्पाइगोमेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग उच्च रक्तदाब वाले शिकार, कुछ लोग क्या है कि ब्लड प्रेशर के उस रक्तदाब के शिकार हो जाते हैं। धमनियों के आंतरिक व्यास कम होने के कारण अब क्या है कि कोई चीज सिकुड़ जाएगी, अंदर सूजन आ जाएगी, तो ब्लड जो दाब वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि कोशिका भी कोई चीज है वो छोटी हो जाएगी, तो क्या है प्रेशर तो बढ़ेगा। जैसे क्या है कि इधर ये क्या लिखा हुआ, व्यास, इधर देखो धमनियों के आंतरिक व्यास कम होने के कारण, और आंतरिक व्यास कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रक्त प्रवाह का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मतलब जो बाधा उत्पन्न हो जाएगी वो क्या है, बाधा ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद इस बीमारी को क्या बोलते हैं, अति तनाव या हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इससे मस्तिष्क की नाजुक रक्तवाहिकाओं को फट सकती हैं, और आंतरिक रक्त स्राव से व्यक्ति क्या होती है, डेड हो सकती है, वो मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति की। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। घायल होने के हमारे शरीर में रक्तस्राव, जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है उसके बाद उसमें ब्लड लगातार बहता रहता है, उसके कुछ देर बाद रुक जाता है, वो किसके कारण रुकता है, प्लेटलेट्स के कारण रुक जाता है, क्योंकि रक्त का थक्का जम जाता है। उसके बाद क्या है, ऐसी स्थिति में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैंने ये बताई दी है रक्त का थक्का होता है, किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण जमता है। उसके बाद क्या है, रक्तस्राव के स्थान पर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, मतलब कि बाधा डाल देती है, उसमें प्रतिरोध डाल देती है, कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद लसिका या लिम्फ किसे बोलते हैं, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। ये क्या करता है, वहन में सहायता करता है। उसके बाद चूंकि रक्त हमेशा नलियों के अंदर प्रवाहित होती है, इसलिए यह क्या है, कोशिकाओं सीधे क्या है, संपर्क में रहती है। ये क्या है, कोशिकाओं सीधे संपर्क में रहती है, और ब्लड क्या है, कोशिकाओं से सीधे संपर्क में नहीं रहता। उसके बाद क्या है, लसिका कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहती है, और ये ब्लड क्या है, संपर्क में सीधा संपर्क में नहीं रहता है। और ये लिम्फ है ना, सीधा ब्लड के वो कोशिकाओं के सीधा संपर्क में रहती है, और ब्लड है ना, सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद शरीर की कोशिकाओं और रक्त के बीच परिवहन को माध्यम को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या लसिका बोलते हैं। उसके बाद पादों में परिवहन किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखो, पादप मिट्टी में जल और खनिज लवणों को अवशोषण करते हैं। अब जो लवण होंगे, जल होएगा, वो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है। उस थोड़े कि जड़ों को ही जड़ों को क्या चाहिए, लवण चाहिए और पानी चाहिए। सभी पेड़ के सभी पार्ट को तो पानी चाहिए, इसलिए क्या है, उसको नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक है, और वो किसका होता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, लवण और पानी को नीचे से सभी पार्ट में पहुंचाना। वो किसका कार्य होता है, जाइलम का भी आ गया, आईवी का। वो अवशोषण करते हैं और विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पौधों की पत्तियों, जो पौधों की लीफ है, उसमें वायुमंडल में CO2 गैस लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होगा, वो जो प्रकाश, जो हरित लवक है, जो पत्तियां हैं, वो फोटोसिंथेसिस करेगी, उसके बाद भोजन का निर्माण तो होएगा, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण तो होएगा। तो यही तो बात यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या है, पौधों द्वारा निर्मित भोजन विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फूल इत्यादि में तक पहुंचाता है। इस प्रकार
पौधों में पादपों का परिवहन के लिए एक सुदृढ़ परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि बिना किसी परिवहन तंत्र के ही वो सीधा पानी और लवण वो सीधा ऊपर चला जाएगा, या कोई अपशिष्ट पदार्थ हो नीचे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसे तो होएगा नहीं। उसके लिए क्या है, सुदृढ़ परिवहन तंत्र की आवश्यकता होगी अपन को। तो परिवहन के लिए पौधे में दो प्रकार के क्या होते हैं, उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैंने बताया था जाइलम का कार्य क्या है, जो लवण और जल उसको ऊपर ले जाने का कार्य होता है, और फ्लोएम को क्या होता है, दोनों ये क्या है कि ऊपर भी लेके जाता है और नीचे भी लेके आता है, ये दोनों तरफ परिवहन करता है। और जाइलम क्या करता है, एक ही तरफ परिवहन करता है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, ये लवण और जल को ऊपर ही लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे तो लवण जल होते ही है, तो नीचे तो चाहिए नहीं, ऊपर ही तो चाहिए, इसलिए क्या कि जाइलम कार्य ऊपर ही लेके जाता है। उसके बाद फ्लोएम है, अपशिष्ट पदार्थ को नीचे भी लेके आता है, और कोई मतलब और ये ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन करता है और नीचे भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद परिवहन के लिए पौधों के लिए दो उत्तक है, वो कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जड़ों से खनिज, लवण और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, मैंने ये भी बता दिया है। उसके बाद क्या है, जबकि पत्तियों से निर्मित भोजन को, जब पत्तियों में जो भोजन बनेगा फोटोसिंथेसिस के बाद प्रकाश संश्लेषण होएगा, फोटोसिंथेसिस होएगा, उसके बाद जो भोजन बनेगा उसको भी तो सभी भागों में पहुंचाना है, तो वो क्या है कि नीचे से ऊपर आएगा। अब जाइलम का कार्य है तो क्या है, नीचे से ऊपर ले जाना, उसको कौन पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा फ्लोएम, फ्लोएम बोलते हैं उसको। तो फ्लोएम क्या है कि ऊपर से नीचे पहुंचाएगा। उसके बाद जो पेड़ों के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बनेगा, उसको भी नीचे कौन पहुंचाएगा, मिट्टी के अंदर फ्लोएम पहुंचाएगा। उसके बाद जबकि पत्तियों में निर्मित भोजन का विभिन्न जो अंगों का जो परिवहन है उसको क्या फ्लोएम करती है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन, जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। उसके बाद जल अनवरत गति से जड़ के, अनवरत का मतलब धीरे धीरे से जड़ के जाइलम में जाता है, जड़ के जाइलम में जाता है, और जल एक स्तंभ का निर्माण करता है, जो कि लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। स्तंभ का निर्माण से जल ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि लवण और जल नीचे पाए जाते हैं, उसको धकेलना किसी तरफ पड़ता है, ऊपर की ओर, तो एक स्तंभ के निर्माण से किसकी तरफ गति करते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हैं पेड़ की। पौधों में हमारी तरह हृदय नहीं होता, परंतु अब हमारे शरीर में हृदय क्यों पाया जाता है, पंप करने के लिए, मतलब कि ब्लड को गति प्रदान करने के लिए। और पौधों के अंदर हार्ट होता नहीं है, तो जल ऊपर किस प्रकार से उठ जाता है, एक स्तंभ के निर्माण की करता है, जिससे लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, किसको, लवण और जल को। ठीक है, उसके बाद क्या, पादप के वायुव्य भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। पादप के वायुव्य भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। जो मैंने बताया था स्टोमेटा जो रंध्र है, वहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वायु का, तो वहां पर क्या है कि जल है उसको वाष्पोषण ज्यादा हो जाएगा, तो क्या है कि पानी की हानि होगी कि नहीं होगी। उसके बाद क्या है, इस प्रक्रम को वाष्पोषण या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसके बाद क्या है, वाष्पोषण के कारण पत्तियों में जाइलम में जल स्तंभ पर खिंचाव बल लगता है। वाष्पोषण होगा, जल की ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए क्या है कि इस स्तंभ उस पर क्या लगेगा, खिंचाव लगेगा। उसके बाद क्या है, इस प्रकार जड़ों से लेकर पत्तियों तक जाइलम में जल स्तंभ का शोषण उत्पन्न होता है। उसके बाद अतः पौधों में जल के ऊर्ध्वाधर गति के लिए वाष्पोषण उत्तरदायी है। पौधों में जो जल है उसके ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या है, वाष्पोषण क्या है, उत्तरदायी है, मतलब नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। उसके बाद क्या है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का रूपांतरण। पौधों में भोजन बनाने की क्रियाएं पत्तियों तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। अब मैंने बता दिया था पौधों में भोजन कौन बनाता है, पत्तियां बनाती है, और किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके या प्रकाश संश्लेषण करके। ठीक है, उसमें एक पिगमेंट भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन होगा यहाँ पर, फूड या भोजन, तो इसका वहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। मैंने बता दिया है कि जो भोजन बनेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम, और जो लवण और जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। ठीक है, उसके बाद पौधों में भोजन भंडारण विभिन्न अंगों जैसे जड़ों, बीजों, फलों आदि में होता है। फ्लोएम में भोजन का वहन सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम में बीजों का जो फ्लोएम में भोजन का वहन किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, एक्सक्रीशन। सबसे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये तो पढ़ ही लिया था, फोर्थ चैम्बर हो ही गया था।
ट्रांसपोर्टेशन जहां से स्टार्ट हुआ तो वहां से स्टार्ट किए थे अपन। ये वाइट वर्ड सेल आएगी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मानव में वहन। यहाँ से हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन के कार्य के रुधिर करता है। ये तरल संयोजक है, ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद अवयव के दो प्रकार से, प्लाज्मा और रक्त, ब्लड कार्पसल्स, ये 55% होती है, ये 45% होती है, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है, जिसका जैसे ये क्या है 10th क्लास में तो है नहीं, 11th क्लास में है। प्लाज्मा के अंदर 90% तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और इसमें 3 प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन ही पाई जाती है। उसके बाद ब्लड कार्पसल्स आ गई। इसके अंदर 3 प्रकार की होती है। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आरबीसी का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आप ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, ये 55% होता है, ठीक है, ये तरल पदार्थ है। उसके बाद ये रक्त कोशिकाएं, ब्लड कार्पसल्स है, ये लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स ये पढ़ लिया है, और ये 45% होती है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लिया है। उसके बाद जो रक्त वाहिनियों नलियों में बहता है उसको क्या बोलते हैं? जो रक्त हो किस में बहता है? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियों में बहता है। उसके बाद रुधिर वाहिनियां 2 प्रकार की थे, वेन्स और सीरा। ये जो विंस और आर्टरी। उसके बाद है धमनी और सीरा। धमनी किसे बोलेंगे? जो आर्टरी है किसे बोलेंगे? जो हार्ट से सभी भागों तक पहुंचाती है, तो हार्ट से सभी भागों तक पहुंचाएगी उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। और विंस किसे बोलेंगे? जो सभी भागों से हार्ट तक लेकर आए ब्लड को, वो तो उसे क्या बोलेंगे? सीरा या आर्टरी, वो सीरा या वेन, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लिया अपन ने, धमनी किसे बोलेंगे, वेन किसे बोलेंगे। उसके बाद हमारा पंप 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। उसके बाद लेफ्ट एंट्रिकल और राइट, जो बायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद, और बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। उसके बाद ये 4 चैम्बर में बटा हुआ। तरफ किस किस का 4 चैम्बर में बटा हुआ था? किस किस का? ये 3 चैम्बर में किसका होता है? जलस्थल चरों का या बहुत सरीसृप का, जमीन पर चलते हैं, सांप, कारिन का। उसके बाद मछली का किस में होता है? 2 चैम्बर में होता है, हार्ट। उसके बाद ब्लड प्रेशर पढ़ लिया था। उसके बाद रक्त की इकाइयों किस में मापते? ब्लड को मापने की इकाई क्या है? मिलीमीटर या पारा, ठीक है। मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर, ठीक। उसके बाद इसके सामान्य परकुंतलन दाब कितना होता है? 120, और सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारा। और इसको ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई क्या है? मतलब किसको यंत्र क्या है? स्पाइगोमेनोमीटर। ये चैप्टर जो यहाँ पर चैप्टर का जो इस चैप्टर का जो 3rd पार्ट है वो लगभग ये पूरा हो गया। लिम्फ पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। पादों में परिवहन पढ़ लिया। तो आपको ये चैप्टर का जो 3rd पार्ट हो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को इस चैप्टर जो 3rd पार्ट है अगर वो समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।